हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं, उपभोक्ता का संतुलन तथा रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण को विस्तार से चर्चा करेंगे। तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि तटस्थता वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। तटस्थता वक्र न तो क्षैतिज सरल रेखा हो सकता है, न तो ऊर्ध्वाधर हो सकता है और न ही धनात्मक हो सकता है, क्योंकि यह सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता रहता है। इसका कारण यह है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तथा दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करता है, जिसके कारण तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, अर्थात कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। इसका मूल कारण घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का होना, जिससे तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है कि दो वस्तुएं x तथा y हैं। OX अक्ष पर x वस्तु को तथा OY अक्ष पर y वस्तु को दिखाया गया है। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, जो कि IC कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, जो कि मूल बिंदु 0 अर्थात O के प्रति उन्नतोदर है। A, B, C, D तथा E बिंदुओं पर उपभोक्ता क्रमशः X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की इकाइयों का परित्याग करता है। जैसा कि X वस्तु की 2 इकाई प्राप्त करने के लिए Y की AM इकाई का परित्याग करता है, X वस्तु की तीसरी इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की BN इकाई का परित्याग करता है, X वस्तु की चौथी इकाई को प्राप्त करने के लिए Y की CD इकाई का परित्याग करता है। CO इकाई का परित्याग करता है तथा X वस्तु की 5वीं इकाई को प्राप्त करने के लिए उसे Y वस्तु की DP इकाई का परित्याग करना पड़ता है। इस तरीके से तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति सदैव उन्नतोदर होता है, अर्थात कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण की तीसरी विशेषता यह है कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसा कि आपको रेखा चित्र में दिखाया गया है कि दो तटस्थता वक्र IC1 तथा IC2 है, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिंदु P पर IC1 तथा IC2 एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि तटस्थता वक्र IC1 पर P = R तथा IC2 पर P = Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच उपभोक्ता बिंदु P पर तटस्थ रहता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बिंदु Q बिंदु R से ऊपर है
जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि दो तटस्थतावक जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे अधिक संतुष्टि को बतलाता है। बिंदु Q बिंदु R से ऊपर है जो कि अधिकतम संतुष्टि को बतलाता है। बिंदु P बराबर Q तथा P बराबर R जो कि बिंदु P तटस्थ होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। अतः ये सिद्ध होता है कि दो तटस्थतावक एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा से तात्पर्य कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर उपभोक्ता जो है अपनी आय तथा दो वस्तुओं का जो उपभोग कर रहा है उनकी कीमत के बारे में उसे जानकारी होना चाहिए। उन वस्तुओं की कीमत तथा वह अपनी आय की स्थिति में ही वह बजट रेखा या कीमत रेखा को प्राप्त कर सकता है। एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से उसे ये स्पष्ट नहीं होता कि किन वस्तुओं की कीमत अधिक है तथा किन वस्तुओं की कीमत कम है। इस प्रकार से दो विभिन्न वस्तुओं के संयोग से उसे जो कीमत रेखा प्राप्त होती है वह बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाती है। तटस्थता वक्रों की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर पाता है कि विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करना है तथा उसे अपनी आय का कितना भाग उस पर खर्च करना है। इसके लिए उसे विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके लिए बजट रेखा का समीकरण तथा ग्राफ का अध्ययन करना जरूरी है। बजट रेखा के समीकरण के मुताबिक P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस इन्फिनिट प्लस Pn xn, जहां पर n बाजार में उपलब्ध वस्तुएं हैं, P1 P2 डॉट डॉट Pn n वस्तुओं की कीमतें हैं, x1 x2 इन्फिनिट xn वस्तुओं की उपभोग की मात्रा है। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी होना चाहिए तथा वह उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कितनी इकाई खरीद रहा है अर्थात उपभोग कर रहा है तथा उस पर कितना वह अपनी आय को व्यय कर रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत ज्ञात होने पर एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय का जो भाग खर्च करता है उसे हम बजट रेखा का समीकरण कहते हैं। जैसे कि M बराबर M बजट रेखा को बतलाता है, P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस इन्फिनिट प्लस Pn xn। तात्पर्य यह है कि n वस्तुओं की जो कीमत है तथा उपभोक्ता की जो आय है संपूर्ण वस्तुओं पर खर्च की जाने वाली आय के बराबर होना चाहिए। इसे हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि ग्राफ में प्रदर्शित है
कि OX अक्ष पर X वस्तु को तथा OY अक्ष पर Y वस्तु को दिखाया गया है। बिंदु A तथा बिंदु B विभिन्न वस्तुओं के संयोग को दिखलाते हैं, जहां पर बिंदु A Y वस्तु को, बिंदु B X वस्तु के संयोग को दिखलाता है। इन बिंदुओं को मिला देने से बजट रेखा प्राप्त होती है। जैसे बिंदु S तथा बिंदु T, बिंदु S की स्थिति को X वस्तु तथा Y वस्तु के संयोग से प्राप्त कर लिया गया है, जबकि बिंदु T अप्राप्त संयोग है, जहां पर उस वस्तु की कीमत का कुछ भी पता नहीं है। T बिंदु अप्राप्त संयोग को बतला रहा है। X Y दो वस्तुएं हैं, PX PY वस्तुओं की कीमतें हैं। PX X वस्तु की कीमत, PY Y वस्तु की कीमत। इस प्रकार से बजट रेखा का समीकरण M बराबर X PX प्लस Y इंटू PY। M बजट को बतलाता है, उपभोक्ता की आय को बतलाता है। X वस्तु है, PX X वस्तु की कीमत है, Y वस्तु है, PY Y वस्तु की कीमत है। इस प्रकार से X वस्तु की कीमत तथा Y वस्तु की कीमत को उन वस्तुओं से गुणा करके उसका योग करने से हमारा आय या हमारी बजट का ज्ञान होता है। यहाँ बिंदु A B को मिलाने से जो बजट रेखा प्राप्त होती है, इस बजट रेखा पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, मान लीजिए एक उपभोक्ता की आय M बराबर 80 रुपये तथा X वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई तथा Y वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई। यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को X वस्तु पर क्रय करता है तो उसे 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 80/2 बराबर 40 इकाई वह खरीद सकता है, जहां पर X बराबर 40। इसी प्रकार से यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को Y वस्तु पर खर्च करता है तो उसे Y वस्तु की कीमत 1 रुपीस पर यूनिट है। इस प्रकार से उसे 80/1 दैट इज इक्वल 80 यूनिट अर्थात 80 इकाई खर्च करेगा, जहां Y बराबर 80। इस प्रकार से उपभोक्ता चाहे वह X वस्तु को खरीदे अथवा Y वस्तु को खरीदे, लेकिन उसका संपूर्ण आय उस वस्तु पर खर्च होगा। इसे हम समीकरण के द्वारा इसके पहले बता चुके हैं कि M बराबर X PX प्लस Y इंटू PY, जहां पर M उपभोक्ता की आय है, X वस्तु है, PX X वस्तु की कीमत है, Y वस्तु है, PY Y वस्तु की कीमत है। हम इसे एक सरल समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। Y इंटू PY दैट इज इक्वल M माइनस X इंटू PX, अर्थात Y इक्वल M डिवाइडेड PY माइनस PX इंटू X डिवाइडेड बाई PY। Y इक्वल M इंटू X प्लस C से कंपैरिजन करने पर M बराबर माइनस PX डिवाइडेड PY, जहां पर यह बजट रेखा के ढाल को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां पर वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए
निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1, तटस्थता वक्र जिस बिंदु पर बजट रेखा को स्पर्श करता है वह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। अर्थात बजट रेखा तथा तटस्थता वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श करें वही अधिकतम संतुष्टि का बिंदु या संतुलन का बिंदु होता है। नंबर 2, प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात MRXY कीमत अनुपातों के बराबर होना चाहिए, अर्थात PX/PY। Marginal rates of substitutions for X and Y commodities that is equal PX/PY, जहां पर PX X वस्तु की कीमत तथा PY Y वस्तु की कीमत है। नंबर 3, संतुलन के बिंदु पर MRXY गिरती हुई होना चाहिए, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर कॉन्वेक्स होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि तटस्थता वक्र सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटना, जिसके कारण उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाता है तथा दूसरी वस्तु की उपभोग की मात्रा को घटाता है। ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र सदैव बाएं से दाएं गिरता है तथा मूल बिंदु O के प्रति उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होता है। उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता दिए हुए बजट रेखा AB पर AB के बिंदु P पर, जहां पर बजट रेखा AB तथा IC2 कर्व बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, वहां पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक उपभोक्ता मूल बिंदु के प्रति जितनी भी नजदीक तटस्थ रेखाएं होंगी या तटस्थता वक्र जितना ही नजदीक होगा उतना ही वह कम संतुष्टि को तथा जितना ही दूर होगा वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। IC1 तटस्थता कर्व बजट रेखा को केवल 2 बिंदुओं पर काट रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए वह कम संतुष्टि को बतलाती है। IC2 कर्व जो बजट रेखा को बिंदु P पर स्पर्श करती है, वही बिंदु P अधिकतम संतुष्टि को बतलाता है, जहां पर उपभोक्ता X वस्तु की OL मात्रा तथा Y वस्तु की OM मात्रा खरीदता है। IC3 तटस्थता वक्र जो बिंदु R है, इस पर उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। यह उसके संतुलन का बिंदु नहीं है, क्योंकि यह कीमत रेखा को स्पर्श नहीं करता है। जबकि मान्यताओं में बताया गया है कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिकतम ऊंचे संतुष्टि को बतलाता है, लेकिन कीमत रेखा से इसका स्पर्श न होने के कारण यह अधिकतम संतुष्टि को नहीं बतलाता। बिंदु P पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जहां पर वह Y वस्तु की OM तथा X वस्तु की OL मात्रा को खरीदता है, और यही बिंदु P उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण क्रमवाचक विश्लेषण, जो कि हिग्स तथा एलन द्वारा प्रतिपादित किया गया, गणनावाचक विश्लेषण जो मार्शल पीगू द्वारा प्रतिपादित किया गया, से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि क्रमवाचक विश्लेषण को तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को दिखलाया गया है, जबकि गणनावाचक विश्लेषण में मार्शल पीगू के विचारों को स्पष्ट किया गया है, जहां पर मुद्रा की माप
के द्वारा गणनावाचक विश्लेषण में मुद्रा की माप को स्थिर मान लिया गया था। इस प्रकार से हम दोनों ही स्थितियों में उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यह अध्याय 2 पूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। अब हम आपको प्रश्न और उसके उत्तर का PDF फाइल बनाकर प्रेषित करेंगे।